आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और करीमनगर के सांसद ने आज नई दिल्ली में नॉर्थ ब्लॉक सचिवालय भवन में गृह राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है। तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष जी किशन रेड्डी को कोयला और खनन मंत्रालय के लिए कैबिनेट मंत्री के रूप में चुना गया है। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में करीमनगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की है, जो इस सीट से उनकी लगातार दूसरी जीत है। ये दूसरी बार है कि तेलंगाना के किसी व्यक्ति ने केंद्रीय गृह मंत्रालय में कोई पद संभाला है। जी किशन रेड्डी ने 2019 से 21 के बीच गृह राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया था। अभी तक प्रहलाद जोशी जी, उससे पूर्व पीयूष गोयल जी, प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन पर इस डिपार्टमेंट को आज एक इम्पोर्टेंस लाने के लिए प्रयास किया है। आप सब लोगों को मालूम है, 10 साल पहले भारत में कोल शॉर्टेज होता था। कोल शॉर्टेज के कारण बिजली का भी शॉर्टेज होता था। हर गांव में, हर प्रांत में किसान हो, इंडस्ट्री हो, डोमेस्टिक हो, बहुत तकलीफ लेते थे पावर शॉर्टेज के कारण। आज मोदी जी के नेतृत्व में इस 10 साल में आज हर जगह सफिशिएंट पावर अवेलेबल है। वो खेती का हो, इंडस्ट्री का हो, कमर्शियल हो, डोमेस्टिक हो। संगा रेड्डी के पूर्व विधायक जग्गा रेड्डी की बेटी टी जया रेड्डी को प्रदेश युवा कांग्रेस के राज्य महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर हम जया रेड्डी की बात करें तो जया रेड्डी कई सालों तक राजनीति में सक्रिय रही। वह 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान सुर्खियों में आई थी, क्योंकि उन्होंने अपने पिता जग्गा रेड्डी की ओर से प्रचार किया था, जिन्हें मानव तस्करी और फर्जी पासपोर्ट के आरोप में जेल में डाल दिया गया था। विधानसभा चुनाव में अपने पिता की जीत का श्रेय उन्हें दिया जाता है। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन से नाखुश पार्टी के भीतर चिंतन बैठक की मांग बढ़ रही है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक राज्य नेतृत्व द्वारा लोकसभा चुनाव में विजय दिखने की तमाम कोशिशों के बावजूद नतीजों पर पार्टी आलाकमान द्वारा दिखाए गए असंतोष के मद्देनजर नेता अब आत्ममंथन करने की बात कर रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों राज्य की सत्ता में आई कांग्रेस ने अधिकतम सीटें जीतने का मौका गंवा दिया और कुछ ही महीनों में बीजेपी से पिछड़ गई। नेताओं के बीच बेचैनी बढ़ रही है और यदि समस्या का निदान नहीं किया गया तो पार्टी स्थानीय निकायों सहित आगामी चुनाव में अपनी पकड़ खो सकती है। विधानसभा चुनाव की तुलना में इन चुनाव में बीजेपी को काफी वोट शेयर हासिल हुआ है, इसलिए वो चुप नहीं बैठेगी। चूंकि स्थानीय निकाय के मतदान ज्यादातर कृषक समुदाय से हैं, इसलिए भाजपा के आउटर रीच प्रयासों का निश्चित रूप से उनकी पसंद पर प्रभाव पड़ेगा। लोकसभा चुनाव में वोट शेयर के मामले में बीजेपी कांग्रेस से ज्यादा पीछे नहीं है। विधानसभा चुनाव के विपरीत कुछ ही महीनों में इसमें काफी बढ़त हुई है, जबकि कांग्रेस का वोट शेयर 39.4% से मामूली बढ़ोतरी के साथ लगभग समान रहा है और 40% से थोड़ा अधिक हुआ है। विधानसभा चुनाव के दौरान 13.9% वाली बीजेपी को कुछ ही महीनों में 34.9% यानी 20% से ज्यादा का लाभ हुआ है, जबकि BRS जो विधानसभा चुनाव के समय 37.3% पर थी, इस बार आकार में कटौती की गई है और केवल 16.7% वोट प्राप्त हुआ है। इस तरह के आंकड़े कांग्रेस के लिए सही संदेश नहीं दे रहे हैं, इसलिए कांग्रेस को आने वाले वक्त में भारी कीमत न चुकानी पड़े, क्योंकि इस तरह से वोट परसेंटेज गिरना कांग्रेस के लिए चिंता का विषय बन गया है। पूर्व कृषि मंत्री निरंजन रेड्डी ने राज्य सरकार से इस बरसात के मौसम में रायथू भरोसा के तहत 7500 रुपये प्रति एकड़ की योजना लागू करने की मांग की है। निरंजन रेड्डी ने कहा कि जब भी सरकार से किसी योजना के बारे में पूछा जाता है तो मुख्यमंत्री और मंत्री मुद्दों पर बोलने से डरते हैं। उन्होंने कहा, कांग्रेस नेताओं की चुनाव जीतने में जितनी दिलचस्पी थी, नीतियां बनाने में उतनी ही दिलचस्पी नहीं दिखती। क्या पिछले 7 महीनों से सीएम और मंत्री के पास इस पर निर्णय लेने का समय नहीं है? BRS नेता ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया आश्वासन की 9 दिसंबर से रायथू भरोसा दिया जाएगा महज बयानबाजी थी। उन्होंने पूछा, कांग्रेस सरकार जो अब दिशा निर्देशों और लाभार्थियों को प्रतिबंधित करने की बात कर रही है, उसने अपने चुनावी वादों में अपने इरादों के बारे में बात नहीं की। निरंजन रेड्डी ने कहा, किसानों के लिए कोई रायथू भरोसा नहीं है, किराएदार किसानों के बारे में कोई बात नहीं है और 500 रुपये का बोनस फर्जी निकला।
बीआरएस नेताओं ने केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी से मांग की है कि सिंगरेनी कंपनी को कोयला खदान आवंटित करे और तेलंगाना में ITIR को मंजूरी देने के अलावा बेयारम स्टील प्लांट शुरू करने के लिए भी कदम उठाए। पेड्डी सुदर्शन रेड्डी के साथ यह एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पार्टी नेता बी सुमन ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस नेताओं को तेलंगाना के लोगों के हितों के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी को लोकसभा चुनाव के दौरान बीआरएस सरकार के वादे के अनुसार तेलंगाना को बेयारम स्टील उद्योग और ITIR आवंटित करने के लिए कदम उठाना चाहिए और कांग्रेस सांसदों से तेलंगाना के मुद्दों पर संसद में बोलने की मांग की है। पेड्डी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि राज्य सरकार तेलंगाना नागरिक आपूर्ति विभाग में घोटाले के आरोपों का जवाब नहीं दे रही है। उन्होंने सवाल किया कि चावल के टेंडर और धान के टेंडर रद्द किए गए या नहीं। सीएम रेवंत रेड्डी नागरिक आपूर्ति विभाग की समीक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के इस प्रचार का जिक्र करते हुए कि मोदी 3.0 पिछले 10 साल के शासन से पूरी तरह से अलग होगा, लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस ने कहा है कि प्रधानमंत्री की अपने नए मंत्रिमंडल में किसी भी मुस्लिम सांसद को शामिल करने में विफलता पाखंडी नारे के बारे में बहुत कुछ कहती है। PCC सचिव मोहम्मद सलीम ने एक बयान में कहा है कि मुस्लिम भारत का दूसरा सबसे बड़ा समुदाय होने के बावजूद PM द्वारा अपने नवगठित मंत्रिमंडल में उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि ये उनकी गहरी नफरत को दर्शाता है, क्योंकि उन्होंने न तो अपने मंत्रिमंडल में किसी मुस्लिम को जगह दी और न ही संसद से लेकर स्थानीय निकायों के चुनाव में समुदाय के सदस्यों को एक भी सांसद सीट आवंटित की है। बंदी संजय कुमार ने आज गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री का पदभार ग्रहण किया है। पदभार ग्रहण करने के बाद मंत्रालय के कर्मचारियों ने नए राज्य मंत्री का स्वागत किया और गुलदस्ता से भेंट किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय मौजूद रहे। बंदी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कुशल मार्गदर्शन में वह राष्ट्र की सुरक्षा की सेवा में खुद को समर्पित कर देंगे। आपको बता दें कि बंदी संजय ने भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव के रूप में कार्य किया है और पार्टी के पूर्व तेलंगाना अध्यक्ष थे। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने तेलंगाना के करीमनगर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के वेलचाला राजेंद्र राव को 2 लाख से अधिक वोटों के अंतर से हराया। करीमनगर के सांसद के रूप में बंदी संजय का यह दूसरा कार्यकाल है। 2019 के आम चुनाव में उन्होंने भारत राष्ट्र समिति के नेता बोयनापल्ली विनोद कुमार को हराया था। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि उनका दृष्टिकोण आंध्र प्रदेश को शून्य गरीबी राज्य बनाना है। मैं भारतीय समुदाय को दुनिया में शीर्ष पर देखना चाहता हूं और भारतीय समुदाय में 35% तेलुगु को नंबर 1 के रूप में देखना चाहता हूं। हमें शून्य गरीबी वाले देश, शून्य गरीबी वाले राज्य और शून्य गरीबी वाले जिले के लिए काम करना होगा। बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले नायडू ने कहा कि वह राज्य और सभी तेलुगु लोगों की समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। आर्थिक असमानताओं को दूर करने की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि यह केवल सरकारी नीतियों के माध्यम से ही संभव है। केरल सरकार उन परिवारों को 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी जिनकी मौत कुवैत की एक इमारत में आग लगने से हुई है। उनके कार्यालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि सुबह मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की अध्यक्षता में एक आपातकालीन कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया है। मोदी सरकार ने भी कुवैत अग्निकांड में मारे गए सभी भारतीयों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। कैबिनेट ने घटना में घायल लोगों को 1 लाख रुपए वित्तीय सहायता देने का भी फैसला किया है। केरल सरकार ने यह भी घोषणा की है कि कुवैत के एक श्रमिक शिविर में लगी आग में मरने वाले केरल वासियों की संख्या 19 से बढ़कर 24 हो गई है। मारे गए कुल 49 विदेशी कामगारों में से लगभग 42 पीड़ितों के भारतीय नागरिक होने की पुष्टि की गई है, जिनमें से ज़्यादातर केरल के लोग हैं। नोरका के वरिष्ठ अधिकारी के अजीत ने मीडिया को बताया कि 24 मृतकों के अलावा 7 की हालत गंभीर है। हमें यह जानकारी कुवैत में हमारे हेल्प डेस्क से मिली। सभी पहचान पूरी होने के बाद मरने वालों की संख्या की पुष्टि होती है। अभी भी कुछ शव है जिनकी पहचान नहीं हो पाई है और उनकी पहचान करने के लिए DNA परीक्षण किया जाएगा। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यही होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।